हेलो स्टूडेंट, आज मैं कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान जो कृषि के छात्रों के लिए है इसका मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जैसे कुल 17 कुछ जो है इसका सीधे जो है पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई 10⁻⁻14 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एक्सरे यूनिट या 1 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 1 एक्सरे यूनिट। ध्वनि तरंग के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर नहीं बदलता है। चाल, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति या तरंग संख्या। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आवृत्ति सही है। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर यह चेंज नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन है कि लकड़ी के टुकड़े का भार W है। जल पर तैरने पर इसका आभासी भार कितना होगा। W से अधिक, W से कम या शून्य। तो यहाँ पर इसका आभासी भार ऑप्शन नंबर 14, चौथा ऑप्शन 0 होगा, शून्य होगा। कांच का पवर्तनांक अधिकतम होता है हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए, लाल रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। इसका सही उत्तर होगा बैगनी रंग के लिए, चौथा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे 100 ओम, 220 ओम, 484 ओम और 440 ओम दिया। इसके लिए एक फार्मूला है, इसका प्रयोग करेंगे तो P बराबर V²/R। चूँकि यहाँ P का मान दिया गया है 100 वाट और V का मान भी दिया गया है 220 वोल्ट। तो R ज्ञात करना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। अब इसको आपको क्या करना है, R बराबर V²/P। V² कितना है, 220 का स्क्वायर कर देंगे गुणे 220 और बटे P। यहाँ पे 100 वाट अंकित है, 100 से भाग दे देंगे, 0 0 काट दीजिए तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, यानी तीसरा ऑप्शन 484 ओम इसका आंसर होगा। इसके बाद अब जो है ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन के बाद निश्चित उत्तरी प्रश्न। इसमें ये पूछा गया है आप केंद्रीय बल किस दिशा में कार्य करता है। तो अब केंद्रीय बल जो है एक केंद्र से दूर अभिकेंद्री बल के बराबर तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है अब केंद्रीय बल केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करता है। सड़क के चौराहों पर बल्बों के साथ लगे परावर्तक दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो इसमें आपको लिखना है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यह उत्तल दर्पण होता है क्योंकि ये प्रकाश को जो है फैला देता है। अगला क्वेश्चन है यदि ध्वनि का आवर्तकाल 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला जैसे ये मालूम है ना, T आवर्तकाल बराबर 1/n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 1/T। अब यहाँ आप सॉल्व जब करेंगे तो 1/0.02। तो पॉइंट हटाने के लिए आप बराबर कर सकते हैं, 100 से गुणा ऊपर नीचे तो 100/2। इसका मतलब उत्तर कितना हो गया, बराबर 50 हर्ट्ज। तो ये 8वें का उत्तर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। अब जो है आगे चलिए देखा जाए। हाँ, पूछा है यहाँ पे कि 9वां क्वेश्चन, परम शून्य ताप का मान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। तो ये होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको याद कर लीजिए, -273।
नेक्स्ट पूछा है आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी करंट, विद्युत धारा, और इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है। अब अति लघुत्तरी दो अंक का आता है। यहाँ पूछा गया है कि एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो ज्ञात कीजिए आधे चक्कर के बाद वेग परिवर्तन और पूरे चक्कर के बाद वेग परिवर्तन। तो इसमें क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है और ये ऐसे आप फिगर बना सकते हैं। तो यहाँ होगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे हो जाएगा -1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसकी जो हवाई जहाज की चाल v बराबर है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आधे चक्कर के बाद, जब आधे चक्कर के बाद वेग में परिवर्तन क्या होगा, v बराबर वेग में परिवर्तन आधे चक्कर के बाद वेग में परिवर्तन बराबर v माइनस ब्रैकेट में -v। तो इसको जो हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो बराबर v प्लस v हो जाएगा बराबर 2v। 2v का मतलब यहाँ v का मान 1000 दिया गया है, तो बराबर 2 गुणे 1000 और उत्तर हो जाएगा 2000। आधे चक्कर के बाद वेग कितना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा पूरे चक्कर, तो पूरे चक्कर के बाद उसके वेग में क्या परिवर्तन हो जाएगा, पूरा चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब 1000 माइनस 1000, उत्तर आएगा 0 यानी शून्य। तो ये आपको इस तरह लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। तो अब इसको तो एलिब्रेट करने में बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको f बराबर r/2, मतलब दर्पण की फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा। और इसके बाद एक 13वां क्वेश्चन पूछा है प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन संबंधी क्या नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो ये आपको लिखना है। फिर 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि बादलों वाली रात सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक गर्म क्यों होती है। जब बादलों वाली रात जो होता है, बादल से भरा आसमान एक कंबल की तरह होता है जिसे ज़मीन से गर्म हवा जो ऊपर की ओर जाती है, बादल उसे ऊपर जाने नहीं देते और इस कारण से नीचे का टेम्परेचर बदली वाले मौसम में अधिक रहता है, अधिक गर्मी महसूस होता है। फिर 15वां क्वेश्चन है कि 1.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल को 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर 0.1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये 15वां क्वेश्चन। सबसे पहले विद्युत धारा I बराबर विद्युत वाहक बल को E से लिखते हैं, कैपिटल E बटे प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो यहाँ पे सवाल में विद्युत वाहक बल 1.2 वोल्ट दिया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं पुनः, जैसे यहाँ पे
आई का मान भी दिया गया है 0.1। 0.1 बराबर विद्युत वाहक बल कितना है 1.2 बटे आर का मान कितना है 5 और स्मॉल आर ज्ञात करना है। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं बराबर, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 5 हो जाएगा तो 0.5, 0.5 और 0.1 में आर का गुणा होगा तो प्लस 0.1 आर और बराबर हो जाएगा 1.2। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में 0.1 आर बराबर 1.2 माइनस 0.5 तो हो जाएगा 0.7। इसलिए आर बराबर यानी आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0.7 बटे 0.1 बराबर हो जाएगा 7/1 बराबर 7 ओम। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जो है लघु उत्तरी क्वेश्चन। लघु उत्तरी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक है, इस कथन का क्या अर्थ है। एक ही धातु के बने दो बर्तनों की ऊष्मा धारिताओं का अनुपात 2:5 है तो उनके द्रव्यमानों क्या अनुपात होगा। तो इसका डेफिनीशन लिख दीजिए। 1 किलोग्राम जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। और जैसे Q बराबर mst होता है, Q बराबर ms डेल्टा T, तो विशिष्ट ऊष्मा S बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा Q बटे m गुणे डेल्टा T। अब जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होती है कितनी होती है 4200 जूल, 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन प्रति केजी केल्विन होता है, या इसे हम कह सकते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है विशिष्ट ऊष्मा इसका। अब पूछा है इसमें एक सवाल कि एक ही धातु के बने दो बर्तनों की ऊष्मा धारिता का अनुपात 2:5 है तो बर्तनों के द्रव्यमानों का क्या अनुपात होगा। तो इसको लगाने के लिए इसे ऊष्मा धारिता बराबर m गुणे s यानी ms हो गया। चूँकि यदि हम ऊष्मा धारिता को k मान लें तो k बराबर ms हो जाएगा। और यहाँ पे K1 बटे K2, तो दो बर्तन हैं, इसका अनुपात क्या दिया है 2/5। चूँकि यहाँ पे एक ही धातु के बर्तन है इसलिए विशिष्ट ऊष्मा बराबर हो गई, यानी K का मान जो है K समानुपाती m हो गया। तो हम कह सकते हैं कि K1 बटे K2 बराबर m1 बटे m2, तो यही सेम हो जाएगा 2/5। तो इसका आंसर होगा कि बर्तन के द्रव्यमानों का अनुपात भी 2:5 होगा। ये आंसर हो जाएगा 2:5। अब नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन पूछा है कि 50 किलोग्राम का एक पिंड पृथ्वी तल से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यदि पिंड नीचे की ओर गिर रहा है
तो पृथ्वी पर टकराने के ठीक पहले पिंड का वेग एवं उसकी गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें प्रयुक्त सिद्धांत का नाम लिखिए। और इसमें जो है जैसे इसको लगाने के लिए वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए m बराबर 50 kg है और h बराबर 10 मीटर है, तो g का मान कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड। अब इसमें हम चूँकि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है तो v का मान वेग कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें तीसरा समीकरण प्रयोग करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। और यहाँ पे चूँकि u का मान 0 है प्लस 2 गुणे 9.8 और गुणे 10, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9, ये 10 का गुणा करेंगे तो 98, 98 196 हो जाएगा, 196। तो v स्क्वायर बराबर 196, तो v बराबर कितना हो गया √ 196 बराबर 14 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया वेग। अब काइनेटिक यानी इसकी गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 50 गुणे v स्क्वायर का मान 196 आया ही था, अभी काट दिया 25 हो गया, गुणा कर दिया बराबर 4900 जूल। ये सवाल हो गया। और इसमें 18वां क्वेश्चन पूछा है कि अमीटर तथा वोल्ट मीटर की तुलना कीजिए। किसी धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, इसका सूत्र भी पूछ दिया है, सूत्र। तो इसको मैं संक्षिप्त में इसका अंतर बता दूं। अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या होता है, अमीटर में विद्युत धारा का मापन किया जाता है, वोल्ट मीटर में विभव यानी वोल्टेज का मापन किया जाता है। दूसरा है अमीटर का प्रतिरोध कम होता है, इसका वोल्ट मीटर का अधिक होता है। अमीटर परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, इसमें शुद्धता अधिक होती है। और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा होता है, इसमें कम शुद्धता होती है। और एक आइडियल अमीटर का ये पैमाना है कि इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, और जबकि वोल्ट मीटर के केस में प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अमीटर को हम प्रतीक A से और वोल्ट मीटर को B से प्रदर्शित करते हैं। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली के समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा दिया जाता है, जिसे जो है शंट कहते हैं, शंट कहते हैं। अब इसके बाद ये कुछ विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन भी पूछा गया है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। बताइए कि बर्फ़ को गर्म करने पर जब तक सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती है तो ताप क्यों नियत रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 50 ग्राम भाप संघनित 85 डिग्री पर जल बनाती है तो भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी। इस क्रिया में भाप द्वारा दी गई ऊष्मा गणना कीजिए। अथवा सामयिक संरक्षण का सिद्धांत शब्द लिखिए। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर जो एक पहाड़ी से 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रहा है, टूटकर 15 किलोग्राम व 5 किलोग्राम के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यह टूटने के बाद बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़ों का वेग ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप लगाइए। हो सकता है मॉर्निंग तक मैं इसको पुनः, अभी समय कम है इसलिए मैं इसको नहीं डाल रहा हूँ। किन दो दशाओं में सेल की प्लेटों के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसमें एक न्यूमेरिकल भी है। 25 तथा 200 वाट के दो बल्बों को जब विद्युत मेन से क्रमशः श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों स्थिति में कौन सा
बल्ब अधिक प्रकाश देगा, कारण बताइए। अगला है अपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। आर्किमिडीज के सिद्धांत लिखिए। बर्फ एवं समुद्र जल का अपेक्षिक घनत्व 0.9 या 1.03 है, तो तैरते बर्फ के टुकड़े का कितना भाग समुद्र के अंदर रहेगा। अंतिम क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष का क्या तात्पर्य है, या दोष किस कारण से होता है, इस दोष को किस प्रकार से दूर किया जाता है। ओमी तथा, इसका एक अथवा भी दिया गया है इसमें। ओमी तथा अनोमी चालकों में क्या अंतर होता है। अभी है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का तात्पर्य क्या, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारणों पर, किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार ये एक मॉडल पेपर है फिजिक्स का, एग्रीकल्चर फिजिक्स का, आप लोग इसको सॉल्व करिए और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा।